हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे आप। चलिए आज हम लोग चालू कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। ओके, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। तो R.H. विटेकर भाई साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिनमें उन्होंने 5 किंगडम जो फॉर्म किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी। तो 4 किंगडम तो पहले ही थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आप कहोगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बात कर रहे हो सर? क्योंकि आपकी बुक बता रही है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने। उसमें उसने प्लांटी और एनिमिलिया बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो जिनमें सेल वॉल की प्रेजेंस है वो ऑर्गेनिज्म या सेल उन्होंने रख दिए प्लांटी में, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उनको उन्होंने रख दिया एनिमिलिया में। उन्होंने ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ का भेदभाव नहीं किया, किन्होंने? कैरोलस लीनियस ने। ऑटोट्रॉफ हीट्रोट्रॉफ का उन्होंने डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा, और प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा, और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का भी उन्होंने फर्क भेदभाव नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल एक चीज देखी कि सेल वॉल अगर है तो सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म प्लांटी में रख दिए। इस वजह से मोनेरा के मेंबर जो हैं, आज की तारीख में मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंटेशन करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा में है। लेकिन जो इन्होंने कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सारे के सारे मोनेरा किसमें थे? प्लांटी में थे। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। हेकल भाई साहब ने प्रोटिस्टा फॉर्म कर दिया, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट का। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड साहब ने मोनेरा फॉर्म कर दिया। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा कि बेसिकली 2 तरह की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना दिया गया किंगडम मोनेरा। तो इस तरह से 4 किंगडम हो गए। 5वां किंगडम R.H. विटेकर भाई साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5वां किंगडम उन्होंने फंगी को बढ़ा दिया, फंगस, फंजी। ठीक है जी, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। अब बेसिस क्या था? अगर आपको याद हो, हम सब पढ़ चुके हैं ये बात क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। हम लोगों ने क्राइटेरिया भी पढ़े। क्राइटेरिया में सेल टाइप है, सेल टाइप कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है कि सिस्टम ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। उसके अलावा तीसरा जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कि अपना भोजन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ है कि हीट्रोट्रॉफ है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर था हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया R.H. विटेकर ने फॉलो किए थे और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटी है। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विद द किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी को फर्दर हम लोग और उसमें क्लासिफिकेशन में घुसेंगे, किंगडम प्लांटी को और गहराई में पढ़ेंगे। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जैसे जैसे हमारे पास जानकारियाँ बढ़ रही है, हमारा नजरिया बदल रहा है, और किंगडम प्लांटी में आने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग टाइम टू टाइम शफल करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर लेटेस्ट अपडेट। Fungi and members of Monera and Protista having cell wall have now been excluded from the kingdom Plantae, though earlier classification put them in the same kingdom. तो 2 kingdom classification में फंगी, हमारे जितने भी फंगस हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, अगर उनमें सेल वॉल है, अगर सेल वॉल है तो उसको रखा हुआ था किसमें? किंगडम प्लांटी में। अब मोनेरा में तो आपके आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया सभी में सेल वॉल है। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा को फर्दर हम लोग 5 क्लासेस में पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन। तो क्राइसोफाइट में सेल वॉल है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल है, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं है, स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स में आप स्पोर फॉर्मेशन जब होता है तब उसमें वॉल होती है, और ये हमारे प्रोटोजोवन सेल वॉल नहीं है। ठीक है जी, तो प्रोटिस्टा के वो यूकैरियोटिक सेल जिनमें सेल वॉल है, पहले वो किंगडम प्लांटी में प्लेस थी, लेकिन अब नहीं है। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन का, साइनोबैक्टीरिया पहले ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जाना जाता था, जब तक ये हम नहीं जाने थे कि साइनोबैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल है
इसको ब्लू ग्रीन एल्गा नाम से हम लोगों ने किसमें प्लेस कर रखा था, एल्गी में, अंडर किंगडम प्लांटी। चलिए, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब किंगडम प्लांटी। प्लांटी में हम लोग पढ़ेंगे एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन 5 को पढ़ेंगे। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग चलेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स हमारे प्लांट्स हैं। Let us also look at the classification within the angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. चलिए हम लोग देखते हैं प्लांटी में और एंजियोस्पर्म्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अर्लियस किसने दिए थे, कैरोलस लीनियस ने दिए थे। कैरोलस लीनियस ने क्या कंसीडर किया था, केवल ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को फॉलो किया था, जैसे कि हैबिट, प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा। साथ के साथ दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये सारे कैरेक्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर कहलाएंगे। और द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो है, नंबर ऑफ स्टेमेंस या नंबर ऑफ एंड्रोशियम के ये आपका क्या है, ये आपका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। तो मेनली किस पे बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। लेकिन जो लीनियस ने दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर के अलावा उन्होंने एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को भी फॉलो किया था, नंबर ऑफ स्टेमेंस को भी उन्होंने कंसीडर किया था। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल। इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इनिशियली शुरुआत में दिए गए और जिसमें कैरोलस लीनियस का भी आता है, और वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधारित था, सुपरफिशियल कैरेक्टर पे आधारित था। इस तरह के जितने भी सिस्टम है हम लोग बोलेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, किसकी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग सेक्शन में रख दी गई। कारण, क्योंकि आप जब सुपरफिशियल कैरेक्टर को देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर को देखते हैं, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, उनका रूपरेखा बदल जाती है, उनका प्रेजेंटेशन बदल जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर वेदर से, कंडीशन से, इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं। मानिए लीफ की बात करिए, तो लीफ अगर मानिए वाटर में मिल रही है और वाटर तेज करंट वाला है कि थोड़ा सा कम करंट वाला है, वाटर में वाटर करंट बहुत तेज वाटर का फ्लो है या थोड़ा हल्का फ्लो है, तो ये पत्ती के साइज जो इंसाइज हो रहे हैं, पत्ती का साइज, पत्ती का टाइप बदल जाएगा। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, वेजिटेटिव कैरेक्टर बदल रहा है, तो हो सकता है हम लोग जब उसको स्टडी करें हम लोग उनको अलग अलग सेक्शन में रख दें। ड्रॉबैक यही था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी गई और वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाता है। ये कारण है कि ये सिस्टम जो था, इसका ड्रॉबैक, इस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी अलग अलग सेक्शन में आ गई, या आप कहिए कि ऐसी स्पीसीज जो आपस में क्लोज रिलेशन में नहीं थी वो सेम सेक्शन में आ गई। तो क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके बाद हम लोग को जरूरत महसूस हुई कि हम लोग अपनी जानकारी, अपने क्राइटेरिया को बदलें, और अब हम जो साइंटिस्ट ने अपनाया, उन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा एनाटॉमी स्ट्रक्चर को भी फोकस करना चालू किया। समझ गए कि केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को या वेजिटेटिव कैरेक्टर को आधार बना के हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो साइंटिफिक हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो प्राकृतिक संबंध क्या है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उस पर आधारित था। एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी को केवल कंसीडर नहीं कर रहा, फिनोटाइप को कंसीडर नहीं कर रहा, साथ के साथ किसको कंसीडर कर रहा, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो गहरे में जाके आप बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। एनेटमी कह लीजिए, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या, फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल, प्लांट में मिलने वाले केमिकल्स की स्टडी, उसको हम लोग बोलेंगे फाइटोकेमिस्ट्री। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ये बात आप याद में रखिएगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधारित नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी आधारित है। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनेटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, चलिए आगे। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा पढ़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम।
अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की कोशिश होती होमोलॉगी को हम लोग कंसीडर करें, होमोलॉगी स्टैब्लिश करें। होमोलॉगी क्या है? होमोलॉगी है सिमिलरिटी ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री। अगर पूर्वज एक है, दो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे ए और बी, उनके पूर्वज एक हैं, तो उनके लक्षण काफी आपस में मिलते होंगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी। सिमिलरिटी ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री, क्योंकि उनका पूर्वज एक ही था, एक ही पूर्वज था, उसके ये दो अलग अलग लाइनें निकली, एक ये स्पीसीज बन गई, एक ये स्पीसीज बन गई, तो ये स्पीसीज जो है उनमें सिमिलरिटी होंगी। तो होमोलॉगी इज ब्रॉट अबाउट थ्रू स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी स्पीसीज के इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और अगर वो उनके पूर्वज एक ही थे तो उसमें काफी आपको समानता मिलने की चांस है। बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ये बात हम लोग पिछली स्लाइड पे पहले ही पढ़ा है। अब तीसरे पे हम लोग आ रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो पहला था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित था, इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी। ड्रॉबैक उसका ये था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी अलग अलग ग्रुप में आ गई, या कहिए कि अनरिलेटेड स्पीसीज सेम ग्रुप में आ गई, क्योंकि आप किसको देख रहे हो? केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख रहे हो, जो कि इफेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो उसके बाद जरूरत हम लोग को महसूस हुई कि केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से कैरेक्टर नहीं पड़ेगा, मतलब काम नहीं चलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी आपको, इंटरनल स्टडी को भी, कैरेक्टर की स्टडी को भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो इसके साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ एनेटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, उन सबको भी ध्यान में जब रखा गया, तो इस तरह के सिस्टम को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला गया। अब हम लोग आ रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एट प्रेजेंट, आजकल या कह लीजिए कि हाल फिलहाल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा माना जा रहा है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनी होती है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, फाइलोजेनी कहलाएगी। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, वो कहलाएगी फाइलोजेनी। तो जब आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हैं, तो कौन किसकी चाचा की लड़की की, ताऊ का मौसी का पुत्र, ये कह दीजिए। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भैया मंकीज या एप्स कह लीजिए हमारे पूर्वज हैं, ऐसा सुनते होगे आप अक्सर, तो कोई उसका बेसिस होगा, साइंटिफिक बेसिस। भैया जितने क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोजोम में जेनेटिक जो आपका न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जितना ज्यादा मैच होगा वो उतना आपका ज्यादा पड़ोसी, ज्यादा रिलेटिव है। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न, बिहेवियर, क्रोमोजोम का नंबर, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का नंबर, जितना ज्यादा जेनेटिक मटेरियल मैच होगा वो उतना आपका क्लोज का रिश्तेदार है, ये कारण है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब आप पढ़ते हो जी, ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुए रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस से एक ब्रांच निकल गई, एप्स डेवलप हो गए, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से होमो निएंडरथैलेंसिस और फाइनली होमो सैपियंस। तो ये जो आपकी इवोल्यूशन का फ्लो चार्ट बन रहा है, कौन सी स्पीसीज किससे उद्भव हुई, किससे इवॉल्व हुई, तो ये कैसे बन रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में यही पता लग रहा है। और इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? फॉसिल रिकॉर्ड चाहिए। फॉसिल रिकॉर्ड से ये चीज स्टेब्लिश हो जाती है, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो या इवोल्यूशन की फाइलोजेनी स्टेब्लिश हो जाती है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुए, ठीक है जी, ओके, तो ड्रायोपिथेकस ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा में है, जैसे प्राइमेट्स, ठीक है, ऑर्डर आपका प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा में जो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन है जी? ऑर्डर प्राइमेटा में आपके आएंगे एप्स, मंकीज और ह्यूमन बीइंग। तो अगर एक ही टेक्सन में हम बोलेंगे सेम एंसेस्टर इनका होगा, कॉमन पूर्वज से ये ब्रांचेस निकली और इवॉल्व हो गए। ओके, अब बात समझ में आई।
तो एक ही टैक्सा में है तो उनका पूर्वज जो है वो एक ही रहा होगा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेस टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी क्या, आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई रामायण काल में ये बंदा था और उसका ये बेटा था, इस तरह से मानिए कोई आप, जैसे आप पढ़ते हो जी, हाँ, अलग अलग एरा, अलग अलग आपके पीरियड, उन पीरियड में उस एरा में कौन था, कि आप देखोगे एव्स, एव्स किससे इवॉल्व हुए हैं, अगर हम लोग देखें, हम लोग कहते हैं जी रेप्टाइल, रेप्टाइल से एव्स और एव्स से मैमल, इस तरह की आपको सीरीज चलती है। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको फॉसिल रिकॉर्ड होगा, तभी तो आप उसकी स्टडी करके ये समझ पाओगे। और अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ अदर सोर्सेज से आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज क्लासिफिकेशन। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। तो ये जो अदर सोर्सेज हैं जिन पे आपकी निर्भरता पड़ गई, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड पूरे नहीं है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप दूसरे रिसोर्सेज से स्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसमें क्या आ रहा, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्लांटल। ये आप छोड़ो, आपसे पूछा नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आइए, विच इज नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में अब ये अदर सोर्सेज क्या हो गए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कर लीजिए। अगर फाइलोजेनेटिक रिस्पॉन्स आपको फाइलोजेनिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम पे जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप किए गए हैं जो हाई स्पीड ऑफ सॉफ्टवेयर है, और एट अ टाइम बहुत सारे करेक्टर को आप स्टडी कर सकते हो। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द करेक्टर। तो नंबर एंड कोड आप दे देंगे ऑल द करेक्टर की, हैविंग फ्लावर और नॉट हैविंग फ्लावर, लीफ कैसी है, लीफ सिंपल है कि कंपाउंड है, फ्रूट कैसा है, कोई भी आप करेक्टर समझ सकते हो, स्टेम कैसा है, ब्रांच है कि अनब्रांच है, स्टेम एरियल है कि अंडरग्राउंड है। तो आप सभी करेक्टर को आप कुछ ना कुछ नंबर और कोड दे रहे हैं, एंड द डेटा देन प्रोसेस, और डेटा की प्रोसेसिंग कर लेंगे। तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड हाई स्पीड कंप्यूटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एट अ टाइम आप सैकड़ों हजारों करेक्टर को फोकस करेंगे और हर करेक्टर को इक्वल वेटेज देंगे। In this way, each character is given equal importance, and at the same time hundreds of character can be considered। और हजारों आप करेक्टर एट अ टाइम कंसीडर कर लेंगे और नंबरिंग करेंगे। उस नंबरिंग के आधार पे ये स्टैब्लिश होगा कि भाई कौन किसका क्लोजली रिलेटिव है या उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दो ऑर्गेनिज्म का। साइटोटैक्सोनॉमी, दिस इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। Cytotaxonomy is the branch of taxonomy in which phylogenetic relationship can be determined between organism on the basis of information about the cell। तो करना क्या, आपने यही करना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। सेल से रिलेटेड साइटोलॉजी, सेल की स्टडी साइटोलॉजी, साइटोटेक्सोनॉमी, क्योंकि यहाँ हम लोग अल्टीमेटली टेक्सोनॉमी करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक, इसका क्या आपको अंतर पता है? क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, whereas taxonomy is the classification of living organism into pre-decided scientifically approved categories, जिनको आप टेक्सन बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन किसी भी चीज को आप क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और टेक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे कैटेगरी जो है प्री डिसाइडेड है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। जैसे कि 7 एसेंशियल कैटेगरी आपकी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और अल्टीमेटली हमारी किंगडम। तो 7 कैटेगरी ये पहले से ही डिसाइड है, हम अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते कि भैया हम इनमें बांटेंगे, नहीं। टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी के जब साथ हमें आप कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर, तब वो कहलाती है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की ब्रांच है जिसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड को हम नहीं कंसीडर कर रहे,
पैलिएंटोलॉजी में नहीं जा रहे, फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी नहीं कर रहे। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ये कहलाएगी आपकी साइटोटैक्सोनॉमी। आगे चलिए, साइटोटैक्सोनॉमी दैट कीमोटैक्सोनॉमी पे आ गए। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। सबसे पहले आपको 3 क्लासिफिकेशन के सिस्टम बताए गए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे है, इक्वल वेटेज दे रहा है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी और वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी। ये इसकी खामी थी और इस वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अलग अलग जगह पर पकड़ी गई और ऐसा हुआ कि जो अनरिलेटेड स्पीसीज है वो सेम टेक्सचर में आ गई। उसके बाद जरूरत महसूस हुई कि हम लोग अपना क्राइटेरिया बदलें, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी को भी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी, एम्ब्रायोलॉजी को भी और फाइटो केमिस्ट्री को भी ध्यान में रखते हुए नेचुरल एफिनिटीज स्टैब्लिश करने की तरफ ध्यान गया हम लोग का, कि हम लोग पारस्परिक संबंध को समझें। तो इसके लिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। बेंथम एंड हुकर का नाम ध्यान में रखिएगा। होमोलॉगी इसमें स्टैब्लिश करने की कोशिश हुई। होमोलॉगी, सिमिलरिटी ड्यू टू सेम एंसेस्ट्री, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए जब आप क्लासिफिकेशन दे रहे हो, टैक्सोनॉमी कर रहे हो, तब वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाएगा। तो फाइलोजेनी की स्टडी के लिए आपको क्या चाहिए, फॉसिल रिकॉर्ड चाहिए, और फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो दिक्कत है। तो फाइलोजेनी कैसे करोगे, तो अल्टरनेट सोर्स देखे गए कि हम लोग किसी और चीज पे आधारित होकर फाइलोजेनी को स्टैब्लिश करें। तो उसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, फिर हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग सेल में मिलने वाले चीजों की स्टडी, जैसे कि आपके क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो साइटोटैक्सोनॉमी कहलाएगी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप उसके बाहरी कैरेक्टर को भी ध्यान में देंगे और इंटरनल कैरेक्टर को भी ध्यान में देंगे। तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर को भी ध्यान में आप रखेंगे। और हर कैरेक्टर को, लाखों, हजारों, मतलब लाखों तो नहीं, आप सैकड़ों, हजारों कैरेक्टर को एट अ टाइम कंसीडर कर सकते हैं। और हाई स्पीड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से आप जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे उसकी प्रोसेसिंग, एनालिसिस करके आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे उनके बीच में रिलेशन, वो कहलाएगी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब कीमोटैक्सोनॉमी पे आइए, दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स आर आल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। तो केमिकल क्या मिल रहे हैं सेल में, उस आधार पे केमिकल, भैया जो प्रोटीन मिल रहे हैं, जो लिपिड मिल रहे हैं, जो आपके न्यूक्लिक एसिड मिल रहे हैं, जो अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, तो प्रोटीन अगर एक जैसे मिल रहे हैं बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा क्लोजली रिलेटेड है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक ही तरह के मिल रहे हैं तो भैया क्लोजली रिलेटेड है। ये जो केमिकल्स मिल रहे हैं उसके आधार पर हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और केमिकल के आधार पे जो हम टेक्सोनॉमी कर रहे हैं कीमोटेक्सोनॉमी कहलाएगी। ये सारी की सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हैं आपकी एनसीईआरटी के बाहर की हैं, और अब एनसीईआरटी से बाहर से कुछ पूछा नहीं जाता तो इसको बाईपास करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्या करना है क्या नहीं समझ लीजिएगा। द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो प्लांट में ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा में वो आते हैं जिनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, तो बेसिकली एल्गा और फंगस आते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये फाइलोजेनेटिक आपकी हायरार्की है। इस लिहाज से सबसे पहले थैलोफाइट्स इवॉल्व हुए, थैलोफाइट से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स और अल्टीमेटली एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए, जो हमारे सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी कनेक्टेड और डील्स विद साइटोटैक्सोनॉमी किससे कनेक्टेड है या किससे डील कर रही, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर हमारा हो जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी। चलिए, which among the following do you consider as the best evidence to show that two species of alga are closely related? तो उनके हम लोग देखेंगे अगर सेम टाइप ऑफ पिगमेंट है तो हम कहेंगे वो क्लोजली रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग आ गए एल्गी पे। एल्गा हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना। तो इतने को आप पढ़िए और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी आप आर्टिकल वो ले लीजिए बुक, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करिए। वैसे मैं एक सीरीज अलग से चला रहा हूँ जिसमें टॉपिक या कहिए चैप्टर से रिलेटेड मैं एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ।
तो चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि आप नीट की प्रिपरेशन में बने रहें आगे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एल्गोरिथम।